हेलो, नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम देखेंगे आदिकाल से संबंधित एमसीक्यू और आज हमारा तीसरा टेस्ट है, टेस्ट 3। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी साथ में लेकर रहें और अपना विश्लेषण करें। आप कितने प्रश्नों को सही करते हैं इसका देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव मिलता है? तो किस प्रवृत्ति का अभाव है? प्राकृतिक चित्रण, राष्ट्रीय चेतना, भक्ति, श्रृंगार। तो आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव मिलता है? तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव मिलता है। अगला प्रश्न, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? सरहपाद, शालिभद्र सूरि, चंद्रबरदाई, स्वयंभू। तो राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो ये बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सरहपाद को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। तो सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है? तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले साहित्य, सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य या वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। तो सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प बताना है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा डी, वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं? सरहपाद, कन्हैपा, गोरखनाथ, लोईपा। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? 4 का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कन्हैपा को सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न, सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय है। मैंने इनके विरुद्ध में जो संप्रदाय बना है तो कौन सा संप्रदाय है? वारकरी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या जैन संप्रदाय। तो सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया के रूप में संप्रदाय जो निर्माण किया गया है कौन सा हो जाएगा? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, नाथ संप्रदाय जो है वो इनके सिद्धों के विरुद्ध, वाममार्गी भोग प्रधान साधना के विरुद्ध यह संप्रदाय खड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? नाथ, सिद्ध, जैन या बौद्ध। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ए, नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा की गई है। और ये भी ध्यान रखिए कि सिद्धों में नारी की निंदा नहीं की गई है और इसी भोग प्रधान साधना यानी नारी में जो भोग प्रधान साधना में जो नाथ संप्रदाय ने इसका विरोध किया है, इसीलिए इसने नारी का निंदा की है, नारी की। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य। तो किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन साहित्य की रचना अधिक हुई है आदिकाल में।
अगला प्रश्न, नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है? अबहट, सांध्य भाषा, सधककड़ी या अवधी भाषा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबहड़ भाषा। और साध्य भाषा ये सिद्धों की भाषा थी और नाथों ने अबहड़ भाषा का प्रयोग किया है अपने प्रचार प्रसार के लिए। संध्या भाषा का अर्थ है अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृतिक भाषा, मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा या तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। संध्या भाषा का अर्थ है अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। संध्या भाषा का प्रयोग किया है किसने? सिद्धों ने, संत कवियों ने, जैन कवियों ने या अपभ्रंश के कवियों ने? तो इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। तो संध्या भाषा का प्रयोग किसने किया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धों ने किया है संध्या भाषा का प्रयोग। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो काव्य की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रासक, रसिक, रास या रासो? तो डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नरोत्तम स्वामी, गणपति चंद्र गुप्त या राहुल सांस्कृत्यायन ने? तो रसायन से इसका संबंध किसने जोड़ा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विशलदेव रासो में राजा विशलदेव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? राजेश्वरी, भानुमति, राजमती या संयोगिता? तो विशलदेव रासो में राजा विशलदेव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, राजमती का। खुमान रासो में पृथ्वीराज के यश का वर्णन किया गया है या राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है, अल्लाह उदल की वीरता का वर्णन है या चित्तौड़ के खुमान के युद्धों का वर्णन है? तो खुमान रासो में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, चित्तौड़ के खुमान के युद्धों का वर्णन है। और आल्हा उदल की वीरता आल्हा कांड यानी परमाल रासो में वर्णन किया गया है और पृथ्वीराज के यश का वर्णन पृथ्वीराज रासो में किया गया है। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक है? खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या बी और सी दोनों? तो अर्ध प्रमाणिक रचना कौन सी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो, यह दोनों अर्ध प्रमाणिक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय है राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा, वीर गाथा? तो पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय क्या है? तो इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वीर गाथा। तो पृथ्वीराज रासो वीर गाथात्मक रचना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है कौन सा? प्रबंधात्मकता, पात्रों का नामकरण, भाषिक संरचना या ऐतिहासिकता? तो इसका सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है, किस क्षेत्र में किया गया है, मतलब विवाद मिलता है? तो ये इसका सही आंसर बताना है आपको।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये ऐतिहासिकता में विवादास्पद है और बहुत सारे कवियों ने इसे अर्धप्रमाणिक, किसी ने प्रमाणिक माना है, तो किसी ने एकदम ही काल्पनिक माना है। तो इस तरह के कई विवादास्पद पक्ष दिए हैं कवियों ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, डॉक्टर बुलर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो इसका सही जवाब देना है। अब इन सभी रचनाओं को जैसे कि किसने प्रमाणिक माना है, किसने अप्रमाणिक माना है, तो इस तरह की जो कवि हैं तो आपको ट्रिक के अनुसार मिल जाएगा। आप जाकर आदिकाल की जो व्याख्यात्मक प्रश्न हैं उसे आप जाकर देख सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रमाणिक किसने माना है पृथ्वीराज रासो को? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? गारसा दत्तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गारसा दत्तासी ने पृथ्वीराज चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन माना है। अगला प्रश्न, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? प्रमाल रासो, बिसल रासो, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित। तो इसका विकल्प है दलपति विजय, नरपति नाला, नल्हा सिंह या मधुकर भट्ट। तो ऐसे ग्रंथों की रचनाकार का नाम बताओ जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरपति नाला। अगला प्रश्न है, रासो काव्य और उनके रचनाकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन एक सही सुमेलित है? इसका सही जवाब देना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जगनिक है, प्रमाल रासो कलहन, हमीर रासो नरपति नाला, खुमान रासो दलपति विजय। तो सही सुमेलित कौन सा है? तो इसका सही जवाब देना है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, खुमान रासो दलपति विजय ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों और उनके कृतिकार के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो ये चुनना है। यानी प्रमाल रासो के रचनाकार जगनिक है, खुमान रासो दलपति विजय, संदेश रासक अब्दुल रहमान, जयचंद्रिका जिंदत सूरी की रचना है। तो कौन सा असत्य कथन है? आप इसका आंसर बताएं। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा डी, जयचंद्रिका जनदत्त सूरी की रचना नहीं है, तो ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? राउरवेल, बिसल रासो, संदेश रासक या प्रमाल रासो? तो 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है सबसे पहला? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बिसल रासो में 12 मासा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पेंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है? विजयपाल रासो, हमीर रासो, बिसल रासो, प्रमाल रासो? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, हमीर रासो।
अगला प्रश्न है, राठौरारी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? पृथ्वीराज रासो और परमार रासो, जयचंद प्रकाश और जयमंग चंद्रिका, जस चंद्रिका, हमीर रासो और पृथ्वीराज विजय, पौम चिरऊ और रिठनेमी चिरऊ। तो इसका सही विकल्प बताना है। तो राठौरी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, जयचंद्र प्रकाश और जयमंग जस चंद्रिका का उल्लेख मिलता है। कन्नौज के राजा जयचंद्र की वीर गाथा का गान किया है किसने? भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश में, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय में, जगनी कृत आलाखंड में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कन्नौज के राजा जयचंद्र की वीर गाथा का गान किया गया है, किसमें किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश में। अगला प्रश्न, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या श्रहपाद? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, अमीर खुसरो को आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके। रासो को पूर्ण करने का कार्य उनके पुत्र ने किया, उनका नाम क्या था? बलिभद्र, बलह, जलहन या गुजराज? तो चंद्रबरदाई का पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जलहन। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कवि ने प्रकृति के किन रूपों का वर्णन किया है? आलंबन व अनुभाव रूप, संचारी भाव व उद्दीपन, अनुभाव व संचारी, आलंबन व उद्दीपन। तो पृथ्वीराज रासो में कवि ने प्रकृति के किन रूपों का वर्णन किया है? तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आलंबन व अनुभाव। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का प्राधान्य विषय है? वीर रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन, युद्ध के दृश्य का वर्णन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 31 का सही आंसर हो जाएगा ए, वीर रस की प्रधानता पृथ्वीराज रासो का प्राधान्य विषय है। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय या सर्गों का समावेश है? 72, 69, 60 या 27? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69 समय या सर्गों का समावेश किया गया है पृथ्वीराज रासो में। अगला प्रश्न, रेवा तत्व पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? 22वां, 24वां, 25वां या 27वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 27वां सर्ग है रेवा तट पृथ्वीराज रासो का। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय किस नगरी को जीत कर आए थे? दिल्ली, धार नगरी, देवगिरी, गजनी? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा सी, देवगिरी को जीतकर आए थे। सेनापति चामुंड राय ने पृथ्वीराज को कहाँ चलने के लिए प्रेरित किया था? रेवा तट के समीप के वन में आखेट करने के लिए, जयचंद से युद्ध करने के लिए, या लाहौर नगरी में पर्यटन के लिए,
शहाबुद्दीन गोरी को पकड़ने के लिए। तो कहाँ चलने के लिए प्रेरित किया था चामुंडराय ने पृथ्वीराज रासो को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, रेवा तट के समीप के वन में आखेट करने के लिए। अगला प्रश्न है, रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? चंद्रवरदाय पृथ्वीराज के अनन्य सखा, चामुंडराय पृथ्वीराज के चाचा, तातार मारूफ खां गौरी का प्रधान सेनापति, चंद्रपुंडीर लाहौर का शासक। तो इसका सही सुमेलित नहीं है, उसे चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी चामुंडराय पृथ्वीराज के चाचा नहीं थे, उसका मंत्री और अन्य सखा थे, अनन्य सखा। अगला है, रेवा तट पर किस प्रकार के जीव बहुतायत में पाए जाते थे? विशालकाय सिंह और दीर्घकाय पक्षी, ऐरावत हाथी के समान बड़े दांतों वाले हाथी, बड़े बड़े सींगों वाले बारहसिंगे व कस्तूरी मृग, कबूतर, गौरैया, हंस, सारस आदि पक्षी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा बी, ऐरावत हाथी के समान बड़े दांतों वाले हाथी की बहुतायत से पाए जाते थे रेवा तट पर। लोहिताक्ष सरोवर पर क्रीड़ा करने वाले हाथियों को शाप किसने दिया था? पालकाव्य ऋषि ने, इंद्र ने, दीर्घतपा ऋषि ने या रंभा ने? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा सी, दीर्घतपा ऋषि ने श्राप दिया था हाथियों को। अगला प्रश्न, पालकाव्य ऋषि और हाथियों में परस्पर प्रीति का कारण क्या था? पालकाव्य ऋषि का जन्म एक हथनी के गर्भ से हुआ। पालकाव्य ऋषि भी एक हाथी थे। पालकाव्य ऋषि पशु पक्षियों से प्रेमबद्ध व्यवहार रखते थे। हाथी पालकाव्य ऋषि के आश्रम में ही रहते थे। तो 39 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पालकाव्य ऋषि भी एक हाथी थे, तो इसीलिए इनका परस्पर प्रीति का कारण बना हुआ था। अगला प्रश्न है 40वां, हाथियों के दुर्बल होने का मुख्य कारण क्या था? राजा रोमपाद ने उन्हें पकड़कर पिंजरे में डाल दिया था। राजा रोमपाद ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की थी। पालकाव्य ऋषि के विरह में हाथी कृशकाय होते चले गए थे, या राजा रोमपाद ने उन्हें युद्ध के मैदान में छोड़ दिया था। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पालकाव्य ऋषि के विरह में हाथी कृशकाय होते चले गए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को रेवा तट पर आखेट करते समय चंद्रपुंडीर का पत्र मिला, उस पत्र का वर्ण विषय क्या था? चंद्रपुंडीर ने पृथ्वीराज को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेजा था। उसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की है। चंद्रपुंडीर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करना चाहता था। चंद्रपुंडीर नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज रेवा तट पर आखेट करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गौरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की थी। अगला प्रश्न, तातार मारूफ खां पृथ्वीराज रासो के अनुसार संभवतः कौन थी? शहाबुद्दीन गोरी का अंगरक्षक, शहाबुद्दीन गोरी के दरबार में संरक्षक प्राप्ति कवि, शहाबुद्दीन गोरी का प्रधान सेनापति या शहाबुद्दीन गोरी का चाचा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शहाबुद्दीन गोरी का प्रधान सेनापति थे।
अगला प्रश्न है, शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 4 दिन तक युद्ध चला, अंत में क्या परिणाम हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गोरी को भगा दिया। पृथ्वीराज चौहान के एक योद्धा गुर्जर ने गोरी को पकड़ लिया। शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया। गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बाण मारकर घायल कर दिया। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। पृथ्वीराज चौहान के एक योद्धा गुर्जर ने गोरी को पकड़ लिया। अगला प्रश्न है, खालिक बारी, दो सुखने व तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, डोम्बिपा, स्वयंभू या देवसेन? तो खालिक बारी, दो सुखने व तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, खुसरो ने अनेक पहेलियाँ, मुकरियाँ, निस्बत, सुखने आदि लिखे हैं। खुसरो की पहेलियाँ कौन से 2 रूपों में मिलती हैं? मुकरियाँ सुखने या सुखने निस्बत, अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका, पहेलियाँ या निस्बत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंतरलिपिका या बहिर्लिपिका। यानी अंतरलिपिका मतलब पहेलियों के अंदर जिसका सवाल छुपा हुआ, और बहिर्लिपिका इसके बाहर, यानी इसका प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियों में कौतूहलता और वैचित्र्यता मिलती है। खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी इन मुकरियों पहेलियों में चमत्कार पैदा किया है? उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, अपराहितीय अलंकार या अन्योक्तीय अलंकार? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा सी, अपराहितीय अलंकार। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। खुसरो ने हिंदी साहित्य में किस भाषा की नींव रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना भूतपूर्व योगदान दिया है? तो 47 का सही आंसर बताना है। रेख्ता, दक्षिणी उर्दू, ब्रजभाषा, फारसी मिश्रित या हिंदी खड़ी बोली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हिंदी खड़ी बोली में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन ढूंढना है आपको अमीर खुसरो के संदर्भ में। तो देख लेते हैं। ए, अमीर खुसरो ने ही हिंदी खड़ी बोली की नींव रखी है। अमीर खुसरो रीतिकाल के महानतम कवि व शायर थे। अमीर खुसरो अरबी, फारसी, हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। अमीर खुसरो को सर्वाधिक ख्याति पहेलियाँ, मुकरियाँ तथा फुटकर गीत लिखकर मिली है। तो इसका कौन सा असत्य कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अमीर खुसरो रीतिकाल के महानतम कवि व शायर नहीं थे, वह आदिकाल के थे। तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मनोविनोद अमीर खुसरो की अद्वितीय विशिष्टता थी, इसके लिए उन्होंने पहेलियों की रचना की। पहेलियों से साम्य रखती उनकी अन्य रचनाएं हैं। तो कौन सी रचनाएं हैं जो पहेलियों का समान है? मुकरियाँ, निस्बतें, 2 या 3 सुखने, खालिकबारी, दास्ताने, लैला मजनू, गुरतुल कलाम, शरीरी खुसरो, आईने सिकंदर या हस्त व हिस्त? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, मुकरियाँ और निस्बतें, 2 या 3 सुखने। अगला प्रश्न, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या वात्सल्य रस? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। अगला है, विद्यापति की पदावली में है क्या है? आश्रयदाता की प्रशंसा, वीर रस की प्रधानता, श्रृंगार की प्रधानता या भक्ति और श्रृंगार दोनों ही? तो 51 का सही आंसर बताना है।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, भक्ति और श्रृंगार दोनों है। तो विद्यापति की पदावली में भक्ति और श्रृंगार दोनों मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचनाएं विद्यापति की नहीं हैं? गयापतलक, शैव सर्वस्वसार, वर्णकृत्य, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, वर्वे रसायन और गीतावली। तो इनमें से क्या बोल रहा है? विद्यापति की रचना नहीं है पूछा है, तो कौन सा रचना नहीं है? 52 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बर्वे रामायण रसायन और गीतावली। तो ये तुलसीदास की रचना माना जाता है, बर्वे रामायण, तो यहाँ रसायन दे दिया है, और गीतावली तो ये तुलसीदास की रचना है, और ये सारे विद्यापति की रचनाएं हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, आपको भी लाभ मिलेगा कौन कौन सी रचना विद्यापति की है। अगला प्रश्न है, विद्यापति विभिन्न भाषाओं के जानकार थे, उन्हें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली आदि भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति ने अपनी रचना पदावली किन भाषाओं में लिखी है? तो पदावली की भाषा क्या है? अबहट संस्कृत या ब्रज बोली मैथिली, प्राकृत अपभ्रंश या खड़ी बोली ब्रजभाषा। तो पदावली की भाषा क्या है? 53 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रजबोली मैथिली। तो आप ध्यान रखिएगा, पदावली मैथिली की रचना मानी जाती है, तो इसमें ब्रजबोली मैथिली मिलती है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के वर्ण विषय से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो वर्ण विषय से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो विद्यापति ने आलंबन की मुद्राओं, चेष्टाओं, क्रियाओं आदि का अभूतपूर्व वर्णन किया है। सूरदास की तरह विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक रखा है, या नायिकाओं के रूप सौंदर्य, नक्शिक सौंदर्य आदि के माध्यम से विद्यापति ने विषय को उद्दीपन बना दिया है। विद्यापति के सद्य सनाता प्रसंग में श्रृंगार रस की अनूठी उद्भावना है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका पता करना है। तो 54 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, सूरदास की तरह विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक रखा है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन विकल्प में सही है, क्योंकि गलत प्रश्न आपको असत्य प्रश्न ढूंढना था। अगला प्रश्न है, आदिकालीन किस रचना में तिरहुत के शासक की प्रशंसा का वर्णन किया गया है? परमाल रासो, खुमान रासो, पदावली, कीर्तिलता। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आदिकालीन किस रचना में तिरहुत के शासक की प्रशंसा की गई है? तो ये कीर्तिलता में मिलती है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों और उनके कृतिकारों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कुमार चिराव, विजय सेन सूरी, गाथा सप्तशती, हाल कवि, पदावली विद्यापति, उपदेश रसायन रास, मधुकर कवि। तो कौन सा असत्य कथन है? तो असत्य कथन ढूंढना है आपको। तो 56 का सही हो जाएगा डी, उपदेश रसायन रास, या मधुकर कवि की नहीं, अमीर खुसरो की रचना है। उपदेश रसायन रास अमीर खुसरो की नहीं, तो ये अब्दुल रहमान की रचना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, आदिकालीन गद्य रचना नहीं है। तो आदिकाल की गद्य रचना कौन सी नहीं है? राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रचना आदिकाल की गद्य रचना नहीं है? 57 का सही आंसर हो जाएगा का इनमें से कोई नहीं, यानी राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, ये सभी आदिकालीन गद्य की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है किससे? परमाल रासों से, संदेश रासक, राउरवेल, या गाथा सप्तशती से। तो नक्शिक वर्णन के श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है किस रचना से? तो वह आपका सही आंसर हो जाएगा राउरवेल से माना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर है मैथिली हिंदी में रचित गद्य 7 कल्लोलों में विभक्त है। इसका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। उपयुक्त सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की रचना है वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न और 60 नंबर प्रश्न, ढोला मारूरा दुहा का वर्ण विषय क्या है? प्रेम वर्णन, आश्रयदाता की प्रशंसा, युद्ध वर्णन या 11वीं सदी के लोक जीवन का वर्णन। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रेम वर्णन की रचना है ढोला मारूरा दुहा। अगला प्रश्न, आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है पता करना है। बसंत विलास, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, जयमंग जसचंद्रिका, ढोला मारूरा दुहा। तो लौकिक साहित्य की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अमीर खुसरो की पहेलियाँ यह लौकिक साहित्य नहीं है। बसंत विलास, जयमंग जसचंद्रिका, ढोला मारूरा दुहा यह लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह कथन किसका है? तो 62 का सही आंसर बताना है। तो ये विकल्प देख लेते हैं, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद यानी जयदेव के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली विद्यापति के पदों में। यह कथन किसका है? नगेंद्र का, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, जहाँ मन पवन न संचरई, रवि शशि नहा पवेश, तहि वट चित्त विषाम करु, सरहे कही उवेश। उपयुक्त पंक्ति किससे संबंधित है? सरपात से, शालिभद्र सूरी, रोड़ा या विद्यापति। तो 64 का सही आंसर बताना है कि यह पंक्ति किससे संबंधित है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका सरहपाद। तो यह पंक्ति सरहपाद से संबंधित है। अगला प्रश्न, शैशव जौवन दुहु मिली गेल, सबनक पथ दुहु लोचन लेल, बचनक चातुरी लहु लहु ह्रास, धरणीय चांद एलह प्रगास, कलह प्रगास। तो उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? चंद्रबरदाई, विद्यापति, खुसरो, स्वयंभू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्यापति की पंक्ति है। अगला प्रश्न है 66वां, 12 बरस ले कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। तो 66 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खुमान रासो काव्य की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुरान कथित मया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? चंद, आसगु, देवसेन, सुमतिगण। तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ए, चंद का यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया सहु। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं गोरखनाथ, हेमचंद्र, मधुकर, चरपटनाथ।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चरपट नाथ की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, पिय संगम कऊ निछड़ी प्रिय हो परोख्यो केशव केव मय बिनेबी बिनसिया नीच न एव न तेव। तो इन पंक्तियों का आशय क्या है? प्रिय के संयोग में नींद अच्छी आती है, प्रिय के वियोग में भला कैसे नींद आएगी। नायिका दोनों ही स्थितियों में दुखी है, उसे ना संयोग में नींद आती है ना वियोग में। तो इसका नीचे कूट दिए गए हैं, कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरा, तीसरा और चौथा इन पंक्तियों का अभिप्राय हो जाएगा कि प्रिय के वियोग में भला कैसे नींद आएगी। नायिका दोनों ही स्थितियों में दुखी है, उसे ना संयोग में नींद आती है ना वियोग में। अगला प्रश्न है, तुम्बी में त्रिलोक समाया त्रिवेणी रिभ चंदा बूझो रे ब्रह्म ज्ञानी अनहद नाद अभंगा। इन काव्य पंक्तियों का आशय है, तो माया की तूबी में तीनों लोक समाये हुए हैं। ये तीनों लोक त्रिकुटी, सूर्य और चंद्र है। ब्रह्म को पूछे बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए अखंड अनहद नाद को समझना चाहिए। तो नीचे कूट दिए गए हैं, कौन सा कूट सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पहला, दूसरा और चौथा। माया को तुम्बी में तीनों लोक समाये हुए हैं। ये तीनों लोक कुटी, सूर्य और त्रिकुटी, सूर्य और चंद्र हैं, इसीलिए अखंड अनहद नाद को समझना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिद्ध कवियों का जन्मकाल के अनुसार सही क्रम बताना है। तो उसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा ए, श्रहपाद, श्रहपा, लुइपा और कन्हपा, सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुमिलित करना है कृति और रचनाकार से। दोहा कोश किसकी रचना है? श्रवकाचार्य। भारतेश्वर, बाहुबलीदास, हरिवंश पुराण। तो इधर कवि दिए गए हैं और उनका सही मिलान कौन सा हो जाएगा? दोहा कोश श्रहपा, श्रवकाचार्य देवसेन, भरतेश्वर बाहुबलीदास शालिभद्र सूरी, हरिवंश पुराण ये हो जाएगा स्वयंभू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित से संबंधित कृति और कृतिकार दिए गए हैं। पउम चिरऊ किसकी रचना है? प्रकृति, पेंगलम, पाहुर, दोहा, चर्यापद। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। पउम चिरऊ ये हो जाएगा स्वयंभू की रचना है। प्राकृतिक पेंगलम ये हो जाएगा लक्ष्मीधर, पाहुर दोहा ये हो जाएगा मुनिराम सिंह, चर्यापद सब्रपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य ढूंढना है, आपको पता करना है। नीचे कूट दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। आदिकालीन साहित्य शुद्ध अपभ्रंश में है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध हिंदी में है, आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाष हिंदी में है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध प्रकृति में है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसमें तो एक ही सही दिख रहा है 3, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 3, यानी आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाष हिंदी में है, यानी ना तो शुद्ध अपभ्रंश, ना हिंदी और ना ही प्रकृत। तो अपभ्रंश भाषा की आदिकाल में रचा गया है अधिकतर। तो चले देखते हैं अगला प्रश्न, रासो काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन चुनना है। पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, विशलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, अधिकतर रासो काव्य प्रमाणिक है, विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है। तो 75 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला और तीसरा। पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, अधिकतर रासो काव्य प्रमाणिक है। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि की नहीं है? भट्टकेदार और नरपति नाला की रचनाएं, सिद्धो और योगो की रचनाएं, जगनीक एवं चंद्रबरदाई की रचनाएं, या विद्यापति और खुसरो की रचनाएं? तो साहित्य कोटि की रचनाएं किसकी नहीं है? 76 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी सिद्धो और योगो की जो रचनाएं हैं रामचंद्र शुक्ल ने इसे साहित्य कोटि से बाहर रखा है। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो आदिकाल के अंतर्गत आप इसे पढ़े जरूर होंगे। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या नगेंद्र? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, रामविलास शर्मा का यह कथन है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे। इसकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थन धर्मयुग का व्यक्तित्व था। यह कथन किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। अगला प्रश्न, इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन किसका है? विजयदेव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न, वस्तुतः छंद काव्यगत रूप वक्तव्य वस्तु कवि रूढ़ियों और परंपराओं की दृष्टि से यह साहित्य अभ्रंश साहित्य का बढ़ावा है। जैन साहित्य के संबंध में यह विचार किसने दिया है या किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, रामाशंकर शुक्ल रसाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न, देसिल बैना सब जन मिठा ते तेसन जपो अब हट्टा। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? जगनीक, चंद्रबरदाई, विद्यापति, मधुकर? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा। यह कथन विद्यापति की है, यानी पंक्ति। अगला प्रश्न, दब का दाधा हो कुपल लेई, जीव का दाधा ना पल्लवई। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रासों में वर्णित हैं? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, इनमें से कोई नहीं? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, विशलदेव रासो में यह पंक्ति वर्णित है। अगला प्रश्न, 83वां प्रश्न, जी कुछ दियऊ कम मासई अपनऊ सु पायऊ, दिनमान दिन पाइस। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, इनमें से कोई नहीं? तो 13 का सही आंसर बताना है। 83 का, सॉरी 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, पृथ्वीराज रासो से यह पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, हेरी ये मेरी तैला बाड़ी हमसे समतुला, पुष्कड़े शेरे कपासु फुटिला। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कन्हप्पा, स्वयंभू, स्त्रैपा, आगसूग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पंक्ति स्त्रैपा का है। अगला प्रश्न है, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। तो यह काव्य पंक्तियों में गोरी का संबंध किस से है? नायिका से, निजामुद्दीन चिश्ती से, कवि की प्रेयसी से, या मोह माया से?
85 का सही आंसर बताना है आपको। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पहला और दूसरा, यानी नायिका से और निजामुद्दीन चिश्ती से इसका संबंध है, गोरी शब्द का संबंध है। अगला प्रश्न, पियो चितौड़ ना आवयु सावन पहिली तीज, जोबे बाट बिरहनी से खिन खिन अनबे खीज, संदेशो पियो साहिबा पाछो फिरई ना देहे, पंछी ढालिया पिंजरे छूटन रो संदेह। इन काव्य पंक्तियों में किन किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोभ, व्यवहार, विरह, क्रोध, विनय। तो नीचे कूट दिए गए हैं, सही कूट का चयन करना है। 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा, यानी विरह और क्रोध। अगला प्रश्न, जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका ये, स्वयंभू, चंद्रवरदायी, विद्यापति, कबीर। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से रासो ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, खुमान रासो। इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 89वां प्रश्न, सुमेलित करना है काव्य ग्रंथ और रचयिता से। विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो। तो विशलदेव रासो, जगनिक, नरपति नाला, विशलदेव रासो, नरपति नाला, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी, हमीर रासो, सारंगधर और विजयपाल रासो, नलह सिंह। इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न सुमेलित से संबंधित है, काव्य ग्रंथ और रचयिता। जिन पदम सूरीरास, गौतम स्वामीरास, पंच पांडव चरितरास, पदावली। तो पदावली किसकी रचना है? विद्यापति का। तो आप इसे भी दिखा सकते हैं ए। तो डी का 3 किसमें है? तो डी का 3 एक में ही दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो जिन पदम सूरीरास, ये हो जाएगा आपका सार मूर्ति, गौतम स्वामी, उदयवंत, पंच पांडव चरित्र रास, ये हो जाएगा आपका शालिभद्र सूरी, और पदावली विद्यापति। आगे हम देख लेते हैं 91वां प्रश्न, काव्य ग्रंथ और रचयिता से सुमेलित करना है। जीवदया रास, रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ रास, कछुली रास। तो इनकी रचनाकार कौन कौन है? तो जीवदया रास, ये हो जाएगा आपका आसगु, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी, नेमिनाथ रास सुमति गनी, कछुली रास, ये हो जाएगा आपका प्रज्ञा तिलक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 91 का। आगे देखते हैं 92वां प्रश्न, और इसमें भी ग्रंथ और रचयिता को सम्मिलित करना है। तो हमीर रासो, परमाल रासो, कछुली रास, ढोला मारूरा, दोहा। तो किसकी रचना है 92 का? तो हमीर रासो हो जाएगा आपका सारंगधर, परमाल रासो, जगनिक, कछुली रास, प्रज्ञा तिलक, ढोला मारूरा, दोहा, कुशल लाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषता है? शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन, सिद्धोनाथों का कबीर पर प्रभाव, नया काल विभाजन, आदिकाल पर विस्तृत खोज। इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और चौथा। यानी शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन, सिद्धोनाथों का कबीर पर प्रभाव और आदिकाल पर विस्तृत खोज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ के लेखक नहीं है? रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, राहुल सांस्कृत्यायन। तो नीचे कूट दिए गए हैं और सही कूट का पता करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी डी, सिर्फ 4, राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ के लेखक नहीं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग हुआ है? ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, FEKE। तो नीचे कूट दिए गए हैं, सही कूट का पता करना है। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ए, पहला, दूसरा और चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। रासो मूलतः सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया था, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशीलाल देवी, मोहनलाल पांड्या। तो सुख सुखी संवाद किसने कहा है रासो साहित्य को? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है, यह कथन किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती, सिद्धों की वाणियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा का, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 99 प्रश्न, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो 99 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की यह कथन है। 100वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, हमने आदिकाल से संबंधित 100 प्रश्न कर लिए हैं और करने का आज का टारगेट था, तो हमने 100 तक प्रश्न किए। तो देख लेते हैं 100वां प्रश्न, जिमी लोन बिलजेई पानिये तिमी धरनी लई चित्त, समरस जई तख हमें जई पुनु ते समचित। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? विद्यापति, सरहपाद, मधुकर, कन्हपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्हपा। तो आज हमने आदिकाल से संबंधित 100 प्रश्न कर लिए हैं MCQ, और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि 100 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो मिलते हैं आगे टेस्ट 4 से, यानी अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे टेस्ट 4। तो आप लोग तैयार रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग अच्छे पढ़ाई कर चुके हैं और जितने भी समय हैं आप अच्छे से रिवीजन करें। अभी जितना हो सके समय नहीं है और एग्ज़ाम का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।